हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 जून। द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज करंट बेस्ड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। सबसे पहले आपको इस नाम को समझना होगा कि इस नाम में रेयर क्यों यूज़ किया जाता है। रेयर यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं इनकी इस अर्थ के ऊपर शॉर्टेज है। काफ़ी अबेंडेंट मात्रा में, नंबर्स में, क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं। इनके नाम में रेयर यूज़ करने का सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है क्योंकि इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी टफ होता है। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हाई स्किल्स चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव चाहिए, और बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जब इनको निकाला जाता है। इसीलिए इनके नाम में रेयर वर्ड यूज़ किया जाता है। प्रीलिम्स में इसी तरीके से नाम में उलझाया जाता है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में 2-3 स्टेटमेंट आपको दे देंगे, पूछ लेंगे कि इस अर्थ के ऊपर इनकी शॉर्टेज है इसीलिए रेयर वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इनकी कोई भी कमी नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में ये तो देखा बेसिक फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सबने केमिस्ट्री पढ़ी होगी और केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है वो हम पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो 17 केमिकल एलिमेंट्स का एक सेट है। हमारी पीरियोडिक टेबल में जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनमें से 17 का एक सेट है, जिनमें से 15 तो लैंथेनाइड्स हैं और 2 हैं स्कैंडियम और यट्रियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 और यट्रियम का एटॉमिक नंबर है 39। ये जो 15 लैंथेनाइड्स हमने देखे उनके एटॉमिक नंबर 57 से एटॉमिक नंबर 71 तक, इस तरीके से 17 जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो मिलकर के रेयर अर्थ मिनरल्स बनाते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखो, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे US हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, वो चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंड करते हैं क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा इसको एक्सट्रैक्ट करता है। चाइना में सबसे ज़्यादा इसका डोमिनेंस है। अब मेजर प्रॉब्लम क्या है कि US का जो सेनेट है उसने एक लॉ पास किया है कि US में भी रेयर अर्थ मिनरल्स को जो एक्सट्रैक्शन है, जो प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन है, उसको बूस्ट किया जा सके। इसके लिए जो लॉ बना है उसी को लेकर के ये न्यूज़ में है। कुछ डाटा देख लेते हैं हम। 2019 में US ने चाइना से 80% तक रेयर अर्थ मिनरल्स को इंपोर्ट किया था। तो देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चाइना के ऊपर। अब ये न्यूज़ क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कहाँ यूज़ किया जाता है इसका? देखो, इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो रेंजेज जो है वो सिविलियन से लेकर के आप मिलिट्री वेपन्स तक इसका यूज कर सकते हो। जैसे सिविलियन में स्मार्टफोन, लैपटॉप, पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैटलिस्ट, इन सब को बनाने के लिए इन सब में इसका यूज किया जाता है। और मिलिट्री में न्यूक्लियर एप्लीकेशन, इनमें भी इसका यूज किया जाता है। रेयर मिनरल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए और ड्रोन्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एसेंशियल है। ठीक है। चाइना का पूरे वर्ल्ड में जितना इसके रिजर्व हैं उसका 37% चाइना के पास में है। उसके बाद में ब्राज़ील, वियतनाम, रशिया, इनके पास में इसके डिपॉजिट्स है। पूरे वर्ल्ड में मान लो अगर 100% इसके डिपॉजिट हैं तो 37% डिपॉजिट तो चाइना के पास ही हैं। इम्पोर्टेंट बात ये हो जाता है कि हमारे इंडिया में भी इसके डिपॉजिट पाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है और चाइना के पास है रेयर अर्थ। इसके अलावा हम इसकी और क्वालिटीज़ देख लेते हैं जिसके कारण से इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखो, ये जो मिनरल्स हैं इनमें यूनिक मैग्नेटिक ल्यूमिनेसेंट पाया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, यूनिक मैग्नेटिक और लुमिनेसेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, इसीलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, नेशनल डिफेंस, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। चाइना का काफ़ी डोमिनेंस है।
ना सिर्फ यूएस इससे इम्पोर्ट करता है, 2019 के जो डाटा हमने देखे, 2019 के अगर ईयू के डाटा देखें तो 98% रेयर अर्थ मिनरल जो ईयू है वो इम्पोर्ट करता है किससे, चाइना से। तो ये हमने डिस्कस किया रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें रेयर वर्ड क्यों यूज़ किया गया? रेयर वर्ड यूज़ करने का मेन कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि इसकी शॉर्ट कमिंग है, इसकी शॉर्टेज है इस अर्थ के ऊपर। इसको रेयर वर्ड यूज़ करने का मतलब ये है कि इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी टफ होता है, इसीलिए इसमें रेयर वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये हमने रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में देखा। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं और उस डाटा में ये बता रखा है कि 1.41 लाख जो लोग हैं वो कोवैक्सीन की जो सेकेंड डोज है जो 6 सप्ताह में उनको लेनी थी उसको उन्होंने मिस कर दिया। तो अगर देखो कोवैक्सीन की जो सेकेंड डोज है उसके लिए 4 से 6 वीक का एक ड्यूरेशन डिसाइड किया गया है कि पहली डोज आपने ली उसके 4 से 6 वीक के अंदर आप दूसरी डोज ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बहुत सारे लोगों ने ऐसी मिस कर दी, लेकिन अगर मिनिमम लिमिट 4 वीक को माना जाए तो ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट न्यूज ट्विटर से रिलेटेड है। नए आईटी रूल्स हमारे इंडिया में बनाए गए, उसमें ये बोला गया था कि जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनको एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा ताकि अगर कोई भी ग्रीवेंसेज आती हैं तो उनको वो रिड्रेस कर सके। तो ट्विटर ने बोला था हमारी गवर्नमेंट को कि वो ऐसा ही चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि ट्विटर की जो मेन हेडक्वार्टर है वो ही अगर कोई भी ग्रीवेंसेस आती है, कोई भी परेशानी आती है तो वो ही उसको रिड्रेस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, एडिटोरियल पेज पर डाटा आए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ डाटा यहाँ पर शो कर रहे हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि गैस कनेक्शन हमारे इंडिया में जो मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड्स है उनके पास में एलपीजी कनेक्शन है, लेकिन वो उसका यूज़ नहीं करते हैं कुकिंग के लिए। ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो डाटा है वो दिखाते हैं। यहाँ पर देखो अलग अलग स्टेट के डाटा दे रखे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में 97% जो हाउस होल्ड हैं जिनके पास में एलपीजी कनेक्शन है, लेकिन 40% लोग ही कुकिंग में सिर्फ इन एलपीजी कनेक्शन का यूज़ करते हैं। और ऐसी जो डिस्पैरिटीज़ है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। अगर रूरल और अर्बन में हम कंपैरिजन करें तो रूरल एरियाज़ में लोगों के पास में एलपीजी कनेक्शन तो खूब है, लेकिन उसका यूज़ कम करते हैं कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़। अब यूज़ कम करने का मेन कारण क्या है? देखो पहले ये जो सिलेंडर है ना वो ज़्यादातर सब्सिडी दे करके गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाए थे। अब सब्सिडी देना धीरे धीरे गवर्नमेंट कम कर रही है, जिसकी वजह से जो पुअर लोग हैं जिनके पास में एलपीजी कनेक्शन है लेकिन उसको दोबारा से रिफ़िल नहीं करवा सकते उस सिलेंडर को, और जब रिफ़िल नहीं करवा सकते तो उसका यूज़ नहीं करते हैं और जो हार्ड फ्यूल्स है उनका यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के डाटा हैं जिसमें बता रखा है कि सिर्फ और सिर्फ 51% ऐसे लोग हैं जो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टेट के डाटा दे रखे हैं। एलपीजी कवरेज बता रखा है और कुकिंग में कितना कम यूज़ कर रखा है वो भी बता रखा है। डिस्पैरिटी होने का कारण क्या है? डिस्पैरिटी गुजरात का यहाँ डाटा दे रखे हैं जिसमें बता रखा है कि 94% अर्बन हाउस होल्ड के पास में क्या है, एलपीजी कनेक्शन है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रूरल हाउस होल्ड्स के पास में 45.2%, मतलब ये जो देखो जो कनेक्शन है ना वो तो लगभग 100% के पास है रूरल और अर्बन में अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग 100% के पास में। लेकिन कुकिंग में कितना यूज़ किया जाता है तो गुजरात में बताया गया है कि 94% तो शहरों में यूज़ करते हैं और 45.2% काम पर रूरल एरियाज़ में गुजरात में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और बताई गई है, ये बोला गया है कि जो लोग हार्ड फ्यूल्स का, सॉलिड फ्यूल्स का यूज करते हैं हाउस होल्ड में, किसके लिए, कुकिंग के लिए, उन लोगों में टीबी की जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा है। हायर प्रिवेलेंस है ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू सॉलिड फ्यूल्स को वो यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। नेक्स्ट न्यूज, FCI rice to be used for ethanol production। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो राइस दिया है, राइस क्यों दिया जाता है कि ताकि लोगों पर
लोगों को कम पैसे के ऊपर प्रोवाइड किया जा सके, जिससे लोगों के पास में खाने के लिए संसाधन हो। तो उस राइस का यूज किया जाएगा एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो ये एथेनॉल प्रोडक्शन क्या है, एफसीआई क्या है, ये हम देखने लेते हैं। ठीक है, और एथेनॉल का प्रोडक्शन क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले तो हम एफसीआई के बारे में देखेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है, उस डिपार्टमेंट के अंडर एफसीआई वर्क करता है। एफसीआई की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेचुरी बॉडी है, और इसको 1965 में फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसको एस्टेब्लिश करने का मेजर रीज़न ये था कि हमारे इंडिया में जो ग्रेन्स की शॉर्ट कमिंग्स है, जो शॉर्टेज है, उसको दूर किया जा सके, स्पेशली वीट की जो शॉर्टेज है उसको दूर किया जा सके। ये देखा हमने एफसीआई के बारे में। अब देख लेते हैं कि क्यों एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। देखो गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया है कि एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम जिसको बोला जाता है, ये जो एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है वो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आई थी, उसी के साथ में इसको भी बनाया गया था। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी हमारा पेट्रोल है उसमें 2022 तक हम 10% बायो एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे, और 2030 तक 20% तक इसमें ब्लेंड करेंगे एथेनॉल को। इससे वजह से क्या होगा, जब हम ऐसा एथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल में, तो उससे जितना भी हम एमिशन होता है व्हीकल से वो कम होने लग जाता है। दूसरा, जो क्रूड पेट्रोलियम के लिए हम एक बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन रहता है वो कम हो जाता है। अगर पेट्रोल में हम 5% तक बायोएथेनॉल इस समय तक ब्लेंड किया जाता है, और अगर हम इतना ब्लेंड करते हैं, प्रेजेंट टाइम में 5% ब्लेंड किया जाता है एथेनॉल, तो अगर हम इतना ब्लेंड करते हैं तो क्रूड ऑयल का 1.8 मिलियन बैरल जो है वो हमें कम मंगवाना पड़ेगा मिडिल ईस्ट कंट्री से। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट क्या है कि हम इससे जो फ्यूल में जो बाहर निकलता है, जो आउटपुट आती है, मतलब हमारा क्लाइमेट चेंज जो होता है वो कम होगा, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन है, जो एमिशन है वो बहुत कम होने लग जाएगा। और जब एमिशन कम होगा तो कम मात्रा में हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका भी एमिशन कम होगा, और एमिशन कम होगा तो एनवायरनमेंट को नुकसान कम होगा। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 2025 तक हमारी जो भी कैपेसिटीज़ हैं उनको डबल किया जाए, और एथेनॉल के प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, 2025 तक हम 5 साल में जो पेट्रोल में एथेनॉल को जो ब्लेंड किया जाता है उस टारगेट को हम 20% तक कर देंगे। पिछले साल तक ये टारगेट ले रखा था, लास्ट 2 ईयर से हम 5% तक ब्लेंड कर रहे थे, लेकिन अब इस करंट ईयर में हम कोशिश कर रहे हैं कि 8.5% तक हम इसको अचीव कर लें। मिस्टर पांडे जो इसके हेड हैं, उन्होंने एक बात बोली कि जो सेंटर है वो टारगेट कर रहा है कि 1500 करोड़ लीटर 2025 तक हम प्रोडक्शन करने लग जाएं एथेनॉल का, जिसमें से लगभग आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट हाफ 740 करोड़ लीटर्स वुड बी फ्रॉम ग्रेन बेस्ड डिस्टिलर्स। मतलब 1500 करोड़ लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें 740 करोड़ तो ग्रेन बेस्ड होना चाहिए इसका एथेनॉल का प्रोडक्शन। अब ये ग्रेन बेस्ड क्या है, देखो जो बायोफ्यूल्स हैं उसकी कई जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट प्लांट से, जैसे शुगर केन जूस, इन सब से जो रॉ मटेरियल आता है उनसे जो एथेनॉल बनाया जाता है वो होता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है कि जो भी आपके पास में सरप्लस एग्रीकल्चर वेस्ट है, सरप्लस बायोमास है, उसका यूज करके आप बना सकते हो। थर्ड जनरेशन में क्या होता है, एल्गी से बायोफ्यूल बनाया जाता है। और फोर्थ जनरेशन में जो स्पेशली इंजीनियर्ड प्लांट्स या फिर बायोमास हैं उनसे बायोफ्यूल को बनाया जाता है। तो ये हमने एथेनॉल के बारे में देखा, एफसीआई के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, वैक्सीन को लेकर के इस पेज के ऊपर डाटा आए हैं, जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने पहली बार कि वैक्सीन के रिएक्शन की वजह से किसी की डेथ हुई, उसको गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है। नेक्स्ट न्यूज कि अगर आप वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेते हो तो अगर आपके कोरोना हो भी जाता है
तो आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन की जो दर है, जो रेट है, वो काफ़ी कम हो जाती है। मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव देखने को मिल रहा है इस वैक्सीनेशन का असर लोगों में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। जो भी जिनकी भी एज है, जो भी गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, उन सबको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है स्टेट के द्वारा। सारे जो स्टेट हैं हमारे इंडिया में, उनमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग संख्या में वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से अनइक्वल सप्लाई को फेस कर रहे हैं स्टेट्स। नेक्स्ट न्यूज देखो, हमने पहले भी देखा कि जो उड़ीसा है वो कोविड की वजह से काफ़ी परेशान हुआ। मतलब उड़ीसा में कोविड की वजह से लेकर के काफ़ी ज़्यादा संख्या में केसेज बढ़े। लेकिन अब जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि उड़ीसा में कैंपेन चलाई गई, जो ज़्यादातर वहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ है उनमें कोशिश की गई कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके, इसीलिए वहाँ पर संख्या कम हो रही है। कोविड के जो केसेज हैं वो कम संख्या में आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, फॉरेन पेज से न्यूज है। फॉरेन पेज से जो न्यूज़ है सबसे फर्स्ट है यूएस को लेकर के। यूएस ने कोशिश की है, यूएस ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरीके से वो अपने इंटरनल जो टेररिज्म है, डोमेस्टिक जो टेररिज्म है, उसको कैसे निपटेगा, उसको कैसे टैकल करेगा। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है उसमें उन्होंने फोकस किया है प्रिवेंशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्शन एंड डिस्यूएशन। इन सारी पॉलिसीज़ के ऊपर वो फोकस करेगा और इनको यूज़ करते हुए वो टेररिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है यूएई बैक ट्रूप्स एट यमन बेस। देखो, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको जो वेस्ट एशिया का जो मैप है वो आपको समझने की आवश्यकता है। ये वेस्ट एशिया, हमारे इंडिया के लिए वेस्ट एशिया, ये गल्फ़ के आसपास कंट्रीज है, इसलिए खुद को ये गल्फ़ कंट्रीज़ बोलते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये जो कंट्रीज़ हैं उनको बोला जाता है मिडिल ईस्ट। तो ये सऊदी अरेबिया है, ये ओमान और ये है यमन, और यहाँ पर है यूएई। अब न्यूज़ क्या है, यूएई जो है वो यमन का जो बेस है उसको एक तरीके से बैक कर रहा है। ट्रूप्स मतलब जो है अपनी सेना जो है उसकी सहायता प्रोवाइड करा रहा है। बाब आल मंडब जो स्टेट है वहाँ पर एक मयून आइलैंड है और वहाँ पर यूएई की जो वेसल्स हैं वो रेगुलर ट्रेवल कर रही है ताकि इस एरिया को सेफ्टी दी जा सके। नेक्स्ट न्यूज, ताइवान और चाइना को लेकर के प्रॉब्लम है। ताइवान वाला जो रीजन है उसमें चाइना अपने 28 एयरक्राफ्ट को एंटर्ड करवा चुका है। ताइवान का जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है उसमें प्रवेश करवा चुका है। इसका मेजर रीजन ये है कि चाइना और उसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम चलती है। चाइना को लगता है कि इस एरिया में उसका डोमिनेंस होना चाहिए और जब तक डोमिनेंस नहीं होगा तब तक चाइना इंडो पैसिफिक वाले रीजन में अपनी डोमिनेंस को क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखो, चाइना के ऊपर बार बार जो ये कोविड की थ्योरी को लेकर के बोला जा रहा है कि हो सकता है कि वुहान की लैब से भी उत्पन्न हो सकता है कोविड। तो इसको लेकर के चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मना किया है कि जो वुहान लैब लीक थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और जीएस कंट्रीज़ के द्वारा, उससे पहले क्वाड ग्रुप्स के द्वारा भी, यूएस के द्वारा भी बार बार ये बोला जा रहा है कि अच्छे से इसकी डिटेल में स्टडी की जाए कि कहाँ से कोविड का ओरिजिन हुआ है। तो चाइना के साइंटिस्ट ने मना किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लैब से कोई ओरिजिन नहीं हुआ है कोविड का। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।